जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं मिहिर त्रिवेदी स्वागत करता हूं आपका। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। LCA तेजस मार्क II फाइटर जेट का एक नया पोस्टर सामने आया है जो बताता है कि इस स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में काफी एडवांस वेपन सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं और ये जो मार्क II वेरिएंट है वो कटिंग एज म्यूनिशंस और सिस्टम से लैस है जो कि इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों को पूरा करेगा। और मार्क II के बारे में तो आप जानते हैं कि ये तेजस मार्क I और AMCA के बीच की खाई को पाटेगा। ये जो नए हथियार सिस्टम इसमें दिखाए जा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इस फाइटर जेट को सीड मिशंस के लिए स्पेशली तैयार किया जा रहा है, जो कि अपने साथ 3 अस्त्र मिसाइलें ले जा सकता है, 2 AIM-132 ASRAM ये अपने साथ कैरी कर सकता है, 400 मिसाइलें ये अपने साथ ले जा सकता है। इसके अलावा रुद्रम 2 मिसाइल ये कैरी कर सकता है। साथ ही इस एयरक्राफ्ट में ड्रॉप टैंक भी है। इस फाइटर जेट में 1700 लीटर ड्रॉप टैंक और एक 1350 लीटर का ड्रॉप टैंक है, जो कि लंबी दूरी के मिशनों के लिए इसकी रेंज और इंड्योरेंस को बढ़ाता है। तारा 250 इसमें एक और नया इंटीग्रेशन किया गया है जो कि 250 किलोग्राम का प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन और बॉम्ब है। मार्क II वेरिएंट में लाइटनिंग लेजर डेजिग्नेशन पॉड भी देखा जा रहा है, जो कि एक प्रूवन टारगेटिंग सिस्टम है जिसके जरिए ये फाइटर जेट रात और दिन कभी भी प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर सकता है। और तेजस मार्क II का चीन इनटेक है। एक तरीके से ये एक पूरा नया डिजाइन देखा जा सकता है। तो चीजें बहुत हैं जो कि भारत भविष्य के हिसाब से LCA तेजस मार्क II में कर रहा है। भारतीय वायुसेना के लिए जो MRFA टेंडर है वो अब एक प्राथमिकता बन गया है, जिसके लिए इस साल के अंत में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जाएगा। और भारत ने अब इस टेंडर में 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को भी शामिल किया है। ऐसे में दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन जो कि भारत को F-35A 5th जनरेशन फाइटर जेट की पेशकश कर रहा है, उसे देखते हुए तो ये लग रहा है कि शायद ही भारत F-35 के लिए जाएगा, क्योंकि अगर भारत ऑर्डर देता भी F-35 के तो वो सीमित संख्या में देगा। दूसरा, अमेरिकी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए बन सकती है। प्लस अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं करेगा। ऐसे में लॉकहीड मार्टिन को भी पता है कि हम भारत के लिए सुटेबल नहीं है, तो वो इसकी जगह भारत को अब अपने F-16 ब्लॉक 70 की पेशकश कर रहा है। हालांकि F-16 ब्लॉक 70 दोस्तों, जो पहले वाला हमारा MMRCA का टेंडर का राउंड हुआ था उसमें ये फेल हो गया था। तो ऐसे में ऑप्शंस भारतीय वायुसेना के लिए तो बहुत कम है। लेकिन अभी भी दोस्तों, रशियन सुखोई 57 5th जनरेशन का जो प्लेटफॉर्म है उसे अगर MRFA टेंडर के तहत चुना जाता है तो नो डाउट भारत को न केवल इस फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी मिलेगी, बल्कि अमेरिका को भी एक बड़ा झटका लगेगा कि रशिया वाकई में क्यों भारत का एक ट्रस्टवर्थी पार्टनर है जो कि अमेरिका कभी बन नहीं सकता। तो ये भी एक यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश हो सकती है अगर हम Su-57 को परचेज करते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना ने कुछ एप्स जो बैन किए हैं उसकी एक लिस्ट वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, और ये स्पेशली दोस्तों बहुत ही अच्छा काम माना जा सकता है, जिससे भारतीय सेना किसी भी तरीके की जो सूचनाएं लीक हो जाती है उससे बच सकती है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स, डेटा ऐप, वीडियो होस्टिंग, सोशल नेटवर्किंग, गेमिंग और बहुत सारे अन्य ऐप्स है जिन्हें की भारतीय सेना के जो सैनिक है वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस लिस्ट में स्काइप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे जाने माने ऐप भी शामिल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और भी इसके अलावा जो अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उन्हें भी भारतीय सेना के कर्मियों से दूर रखा जाएगा। और सेना के कर्मियों के लिए स्मार्टफोन पूरी तरीके से प्रतिबंधित भी है। ऐसे में दोस्तों, किसी भी तरीके की जो संवेदनशील सूचनाएं हैं वो हमारे दुश्मनों तक नहीं पहुंच पाएंगी अगर इन नियमों को सख्ती से अपनाया जाता है। तो एक स्वदेशी इंजन को बनाने का सपना न केवल भारत का है बल्कि दक्षिण कोरिया और तुर्की का भी है, और इन दोनों ही देशों ने अपना काम भी शुरू कर दिया। बकायदा तुर्की ने अपने कान फाइटर जेट के लिए TF-35,000 इंजन की 3 से 5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। तो वहीं साउथ कोरिया ने अपने KF-21 बोर्नमे प्रोग्राम के लिए 2.3 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने की घोषणा की है। ये दोनों ही देश खुद को एरोस्पेस इंडस्ट्री में, खासकर की 5th जनरेशन के फाइटर जेट के क्षेत्र में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की योजना बना चुके हैं। वहीं भारत अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट इंजन को लेकर अभी भी बातें कर रहा है और हम कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं। दरअसल ये जो तुर्की का TF-35,000 इंजन है ये 35,000 पाउंड की रेंज में थ्रस्ट जनरेट करेगा। मतलब साफ है कि इसे F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 जैसी जो 5th जनरेशन की फाइटर जेट को पावर देने वाले इंजन है उनकी कैटेगरी में रखेगा। वहीं दक्षिण कोरिया का KF-21 जो कि 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, लेकिन भविष्य में इसे 5th जनरेशन के फाइटर जेट में बदला जाएगा। और इंजन डेवलपमेंट दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि देखो कई चीजों पर भारत भी आत्मनिर्भरता हासिल कर चुका है। वहीं तुर्की और दक्षिण कोरिया तो इस क्षेत्र में काफी आगे निकल चुके हैं। इसीलिए उनको लग गया है कि बिना इंजन के कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा और डिपेंडेंसी हमेशा बनी रहेगी। भारत जो कि अपने एम का प्रोग्राम के लिए नए इंजन को बनाने की बात कर रहा है, लेकिन उसमें कोई प्रगति नहीं दिख रही है। हालांकि कई देशों के साथ भारत की बातचीत चल रही है, रोल्स रॉयस के साथ, उधर से अमेरिका की GE के साथ, प्लस फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, तो बहुत चीजें हैं। भारत को अगर टाइम पर एक्शन लेना है तो ये लेना पड़ेगा, नहीं तो हम पिछड़ते चले जाएंगे। कावेरी इंजन प्रोग्राम तो भारत का बहुत ही कम इसमें प्रगति देखी जा रही है। हालांकि कोशिश है कि इसे तैयार किया जा सके, लेकिन फिर भी परिणाम आशाजनक नहीं है।
गार्डन शिप बिल्डर और अपोलो माइक्रो सिस्टम इनकी तरफ से घोषणा की गई है कि वो अब साथ में मिलकर एक मिनी टॉर्पीडो को तैयार कर रहे हैं जिसे कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल से दागा जा सकता है। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ताकि ये जो छोटी कॉम्बैक्ट बोट्स हैं दुश्मनों की उसे खत्म कर सके। और ये जो मिनी टॉर्पीडो है उसकी रेंज 7 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है और ये अपने साथ 2 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है। और सबसे खास बात इस मिनी टॉर्पीडो की यह है कि इसे हमारे तपस और दृष्टि 10 यूएवी में भी आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है और इवन आर्चर शॉर्ट रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल पर भी। अस्ट्रा माइक्रोवेव की तरफ से घोषणा की गई है कि वो अब हर साल 36 उत्तम रडार को तैयार कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ डसॉल्ट एविएशन की तरफ से भी एक बड़ी बात सामने आई है। अभी तक डसॉल्ट एविएशन पर इस बात के आरोप लगते रहे हैं कि इनके पास बैकलॉग पड़ा हुआ है और ये समय पर फाइटर जेट्स की डिलीवरी नहीं कर पा रहे। ऐसे में डसॉल्ट एविएशन ने अब अपनी स्पीड बढ़ा दी है और पहले जहां उनकी फैसिलिटी में 2 फाइटर जेट्स हर महीने बनते थे, अब उसकी जगह 3 राफेल फाइटर जेट हर साल वो तैयार करेंगे। ऐसे में 36 राफेल फाइटर जेट वो हर साल बनाएगा। वहीं दोस्तों पाकिस्तानी सेना पर एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें कि 90 सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बलूचिस्तान में एंटी टेररिज्म फोर्स पर्सनल्स को ले जा रही एक बस को उड़ा दिया गया जिसमें कि एट ए टाइम 5 पाकिस्तानी अधिकारी मारे गए और कई घायल हो गए। लेकिन यहाँ पर बीएलए दावा कर रही है कि उन्होंने बलूचिस्तान के नुश्की में 70 पाकिस्तानी सैनिकों को खत्म किया है। दोस्तों पाकिस्तान को अपने कर्मों की सजा मिल रही है। धीरे धीरे आप देखेगा ये स्टेट टूट जाएगा और बलूचिस्तान बिल्कुल एक सेपरेट कंट्री बन जाएगा। हालांकि सेपरेट कंट्री था, जबरदस्ती पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को कब्जा करके रखा हुआ, लेकिन अब यहाँ के लड़ाके अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा मौका है कि इस वक्त पाकिस्तान दोनों तरफ से गिर चुका है, एक तरफ टीटीपी तो दूसरी तरफ बीएलए। वहीं इसी को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है कि हाफिज सईद के भतीजे अबू कताल को अननोन गनमैन ने मार डाला है। यानी कि एक बार फिर से कुछ बड़ा एक्शन शुरू हो गया इन दहशतगर्दों के ऊपर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अब एक नया 190 मेगावाट परमाणु पनडुब्बी रिएक्टर बनाने पर काम कर रही है और ये रिएक्टर P77 SSN और S5 SSBN को पावर देगा। बाद के वेरिएंट में 200+ मेगावाट की बिजली हो सकती है। भारतीय सेना दोस्तों अब वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ चुकी है। अपने कैमिकेजी FPV ड्रोन का प्रदर्शन किया और इन कैमिकेजी FPV ड्रोन के लिए TBRL और भारतीय सेना ने इसे मिलकर तैयार किया है। और ये जो सिस्टम है दोस्तों वो काफी अधिक कुशल और स्वदेशी और सस्ता है और ये जो कॉम्बैट रेडी कैमिकेजी FPV ड्रोन्स है उन्हें मान्य भी कर लिया गया है। दोस्तों भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत जी की आज जयंती है और इस जयंती में हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने हमारे देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया। वहीं तुर्की की नेवी ने पहली बार अपने देश में विकसित की गई एटमाका एंटी शिप गाइडेड मिसाइल के पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वहीं पाकिस्तानी नौसेना ने चीन के वुहान में एक सेरेमनी में अपनी दूसरे हैंगर क्लास की पनडुब्बी PNS शुशु को लॉन्च किया है। असम ने अब पूर्वोत्तर भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नई एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण नीति शुरू कर दी है। इंडियन एयरफोर्स ने SML आइसूजू लिमिटेड को 4 व्हील ड्राइव ट्रूप कैरियर की सप्लाई के लिए एक बड़ा ऑर्डर दिया है जो कि 24.71 करोड़ रुपए का अनुबंध है जिसके तहत 114 जो यूनिटें हैं उन्हें इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाना है। SML आइसूजू जिसमें कि प्रत्येक में 20 कर्मियों के बैठने की क्षमता होगी जो कि इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल क्षमताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं। और ये जो वाहन है वो विभिन्न इलाकों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हमारे सैन्य कर्मियों के लिए मजबूत और विश्वसनीय ट्रांसपोर्टेशन प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसकी 4 व्हील ड्राइव क्षमता बढ़ी हुई गतिशीलता सुनिश्चित करती है जिससे कि ये वाहन दुर्गम वातावरण में आसानी से ऑपरेट हो जाते हैं, यानी कि दूर दराज के एयरबेस हो या फिर सीमावर्ती क्षेत्र। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।